आज मैं आपके सामने ब्रूस के केस का ज़िक्र करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस केस को आप समझेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से, कितने अजीबोगरीब तरीके से जो एक जन्म में हमारे दुश्मन हैं, वो नेक्स्ट बर्थ में हमारे ही अपने ही बन के हमारे जीवन में आते हैं। एक जन्म में दुश्मनी निभाते हैं, अगले जन्म में हमारी हीलिंग करने का कार्य भी करते हैं। किस तरीके से हमारे कर्म संबंध एक दूसरे से उलझे हुए हैं, खासतौर पे पारिवारिक संबंध। ब्रूस एक 45 साल का व्यक्ति था। वो ब्रायन विस के पास अपनी बेचैनी को लेकर, अपनी नींद न आने की प्रॉब्लम को लेकर, अचानक उसकी दिल की धड़कनें बहुत बढ़ जाती थी, अचानक उसे गुस्से के दौरे पड़ने लगते थे और कभी कभी बहुत ज़्यादा शराब की तलब लगने लगती थी। इस तरह की कुछ मानसिक परेशानियां थी जिसकी वजह से वो ब्रायन विस के पास आया था। ब्रूस के मामले में एक खास बात ये थी कि ब्रूस अपने ही जो उसके सीनियर ऑफिसर थे फ्रैंक, उसके साथ उसका अफेयर था और वो समलैंगिक था। और अपने गे होने की बात को उसने अपने माता पिता से, अपने परिवार से बहुत लंबे अरसे तक झूठी सच्ची कहानियां बनाकर, अपनी एक झूठी प्रेमिका का नाटक रचकर अपने आप को छुपाने की कोशिश की थी। बहुत लंबे अरसे तक वो इस कोशिश में सक्सेसफुल भी रहा। लेकिन एक टाइम के बाद जब वो और उसका जो सीनियर ऑफिसर जिसके साथ उसका अफेयर था फ्रैंक, वो दोनों जब एक ही घर में साथ रहने लगे तो उसके माता पिता को, उसके भाई को इस बात का पता चल ही गया कि ब्रूस गे है। लेकिन फिर भी उसके माता पिता ने इस चीज़ को, उन्हें दिक्कत तो हुई, उन्हें दिक्कत थी इस बात की कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इन सब चीज़ों से उसे दिक्कत थी। लेकिन फिर भी उन्होंने कैसे तैसे करके अपने बेटे को स्वीकार किया, क्योंकि वो उससे प्रेम तो करते थे। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। जो उसका पार्टनर था फ्रैंक, उसकी लाइफ की भी अपनी स्टोरी थी। उसको कुछ कारणों से उसकी डिमोशन हो गई थी और वो उसकी आय भी बहुत कम हो गई थी, उसके पद से भी उसके नीचे गिरना पड़ा था। तो इन सब कुछ कारणों की वजह से फ्रैंक बहुत ज़्यादा गुस्से में भी रहता था और अपनी भड़ास, जो अपना गुस्सा है, वो एक तरह से वो ब्रूस पर उतारा करता था और पब्लिकली भी उसे डांट दिया करता था। ब्रूस शुरू में तो इस चीज़ के साथ हैंडल करता था, लेकिन जब फ्रैंक की आदत बढ़ती चली गई तो एक तरह से वो उस पर गुस्सा नहीं निकाल सकता था। उसकी कुछ अपनी सीमाएं थी, क्योंकि वो उसका एक तरह से ऑफिसर भी था, सीनियर था उससे। तो वो अपना गुस्सा जो और दूसरी पुरुष वेश्याएं थे उनके ऊपर निकाला करता था। उसने उनके पास जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि जब भी उसका फ्रैंक से झगड़ा होता था किसी भी बात को लेकर, तो वो अपना गुस्सा, क्योंकि उस पर उतार नहीं सकता था, तो अपना गुस्सा जाकर एक तरह से वो समझता था कि मैंने उसे चीट किया और मैं पुरुष वेश्याओं के पास चला गया हूँ, तो मैंने उसे बदला ले लिया। लेकिन इन सब का रिजल्ट भी उसे भोगना पड़ा। रिजल्ट ये कि इस तरह से करने की वजह से उसे एड्स हो गया। और ब्रूस का जो सगा भाई था बेन, वो वैसे तो एक पॉलिटिशियन था छोटे दर्जे का और कुछ एक राजनीतिक पार्टियों से जुड़ा हुआ था। उसका एक नाम था समाज में, उसकी एक बहुत बड़े स्केल पे नहीं लेकिन पहचान थी समाज में। तो उसने ब्रूस को ये कहना शुरू कर दिया कि वो लोगों के सामने ये जाहिर ही ना होने दे कि वो उसका भाई है, इसलिए क्योंकि वो गे है। एक तरह से उसने ब्रूस की डिसरिस्पेक्ट करी थी, उसको उसके अस्तित्व से ही नकारने की उसको कोशिश की थी। तो वो उसके साथ बहुत अच्छा, उसके भाई का व्यवहार बहुत अच्छा नहीं था ब्रूस के साथ। तो वो उसको यही कहता था कि वो उसके साथ ही ना रहे, उसको अपनी ये पहचान ही लोगों के सामने ना जाहिर होने दे कि वो गे है और वो उसका भाई है। इससे उसका जो पद है उस पर फर्क पड़ता है। लेकिन ब्रूस भी कम नहीं था इस बात को लेकर, वो भी अपने भाई को बहुत खड़ी खोटी सुनाता था और इस बात के लिए वो अपने भाई को बहुत नापसंद करता था कि वो इस तरीके से कैसे कह सकता है कि वो गे है तो वो उसका भाई कहलाने लायक ही नहीं है या वो सुपीरियर है। लेकिन आगे चलकर जब ये रिग्रेशन हुआ और इसमें जब ब्रूस ने अपने आप को देखा, तो ब्रूस ने देखा कि एक बर्थ में वो और उसका जो आज के बर्थ का भाई है बेन, ये दोनों फराओ के एक बहुत ही आलीशान मंदिर का निर्माण करने की इनके ऊपर जिम्मेवारी है। ये एक बहुत अच्छे इंजीनियर और आर्किटेक्ट हैं और जो फराओ का राजा है उनकी तरफ से भी उन्हें खुली छूट दी गई है कि वो उन्हें जितना चाहे धन
वो खर्च कर सकते हैं, लेकिन एक समय सीमा है, 7 वर्ष के अंदर उन्हें उस मंदिर का निर्माण करना होगा। लेकिन वो जितना चाहे धन ले सकते हैं, लेकिन इस चीज़ की भी एक सीमा है। सीमा मीन्स मज़दूरों की संख्या लिमिटेड है, तो निश्चित मात्रा में ही मिल पाते हैं। मौसम बहुत ऊपर नीचे रहता है, तो इस वजह से काम करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। जैसे पत्थर उठाने वाले, लकड़ी के लट्ठे उठाने वाले, इस तरह के जो मज़दूर हैं उनकी कमी है। तेज़ तूफ़ान, तेज़ हवाएं आना वहाँ पर रोज़ का काम है। तो इन सब की वजह से चाहे कितनी मर्जी दौलत फ़राओ खर्च करने के लिए तैयार थे, लेकिन जो संसाधन थे फिर भी उनकी जो जो वो थे वो लिमिटेड थे, संसाधन लिमिटेड थे। चाहे कितना मर्जी पैसा खर्च करने को फ़राओ तैयार था फिर भी। तो ऐसी स्थिति में कैसे तैसे करके फिर भी ब्रूस इस चीज़ को मैनेज करने की कोशिश कर रहा था कि वो एक अच्छे से मंदिर का निर्माण करे। लेकिन यहाँ पर ब्रूस का भाई बेन भी, जो कि उसी के साथ आर्किटेक्ट था, इंजीनियर था, और फ़राओ के जो राजा था उसका एक ख़ास प्रिय था, उसका ज़्यादा करीबी था, उनके एक तरह से हाथ था उसके सिर पे। तो वो अपने आप को ब्रूस से हमेशा सुपीरियर समझा करता था, और ब्रूस को एक तरह से अपने से निम्नतर समझ के उसे आदेश देना, उससे काम करवाना। जबकि स्थिति उल्टी थी। स्थिति ये थी कि ब्रूस ही ज़्यादा काम किया करता था, वही उस मंदिर के निर्माण में ज़्यादा अपना दिमाग लगा रहा है, मेहनत लगा रहा है। लेकिन बेन काम तो कम करता था, उसको अपने से नीचा दिखाने की और खुद को सुपीरियर दिखाने की और लोगों के सामने उसको डांट देने की, क्योंकि वो पावरफुल है, क्योंकि राजा का हाथ उसके सिर पे है, इस तरीके से दिखाने की कोशिश करता था। और एक दिन जब इसी तरह की हरकतें ब्रूस का भाई बेन उसके साथ करता था, तो ब्रूस ने गुस्से में आकर बेन को बहुत कुछ सुना दिया। उसको बता दिया कि उसका दिमाग कितना मंदबुद्धि है। उसने साफ साफ कह दिया कि यहाँ पर जैसे पत्थर पड़े हुए हैं ना, वैसे ही पत्थर तुम्हारे दिमाग पे पड़े हुए हैं। तुम बिल्कुल ही नामाकूल हो, किसी काम के नहीं हो, मूर्ख हो। सारी मेहनत मैं कर रहा हूँ, तुम सिर्फ खड़े रह के बोलते हो। इतना सब कुछ जब ब्रूस ने बेन को, जो कि पास्ट बर्थ में उसी का साथी आर्किटेक्ट था, उसको सुना दिया, तो इस बात को लेकर बेन वो बहुत ज़्यादा क्रोध में आ गया कि इसने मुझसे मेरे को अपमानित क्यों किया। लेकिन उसने सही तरीका अख्तियार नहीं किया। उसने जब ब्रूस ने बेन को ये कहा कि चलो चलते हैं, फ़राओ के राजा के पास चलते हैं और उनसे ही इस चीज़ का एक निर्णय करवा लेते हैं कि तुम्हारे दायरे में कौन से काम है, मेरे दायरे में कौन से काम है। लेकिन जो बेन था वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके उलट उसने कार्य किया। उसने उसकी जो बियर का ग्लास था उसमें जहर मिलाकर ब्रूस को बेहोश कर दिया, और बेहोशी की हालत में एक अन्य व्यक्ति से कहलवा कर उसके पेट में छुरा मरवाकर उसकी मृत्यु करवा दी। और आज ब्रूस को अपने पेट के उसी हिस्से में उसके जख्म है और उसको वहाँ दर्द रहता है, वहाँ अल्सर बन चुका है और हर समय वहाँ पर खून रिसता रहता है। ये उसके आज की प्रेजेंट की कंडीशन है। ये जबकि पास्ट बर्थ में उसको इसी जगह पे छुरे से उसको मारकर जान से मार दिया गया था। आगे ब्रायन वीज ने जब ब्रूस को इस चीज़ के लिए जानने के लिए उकसाया कि बेन उसके साथ ऐसा करता क्यों है, मतलब प्रेजेंट का बेन उसके साथ जो मिस व्यवहार करता है वो क्यों करता है। तो जब उसने इस चीज़ को चेक किया तो उसने कहा कि वो मुझसे जलता है, इसलिए जलता है क्योंकि मुझे मेरे माता पिता का प्रेम ज़्यादा मिलता है कंपैरेटिवली उसके। जबकि ऐसा सिर्फ उसे लगता है, ऐसा है नहीं, क्योंकि ऐसा ब्रूस को कभी नहीं लगा कि उसके माता पिता उसको ज़्यादा प्यार करते हैं, बेन को कम प्यार करते हैं। लेकिन बेन को ऐसा लगता है क्योंकि बेन को हमेशा से उसके पास्ट बर्थ से ही एक्स्ट्रा अटेंशन लेने की आदत है। उसने पास्ट बर्थ में भी जब वो फ़राओ के राजा का इंजीनियर था तो वहाँ उसे एक्स्ट्रा अटेंशन मिला करती थी। राजा का एक तरह से हाथ था उसके सिर पे। तो यहाँ पर जब चाहे उसके जो ब्रूस के माता पिता थे वो इक्वल व्यवहार कर रहे थे, वो कोई ऐसा नहीं था कि ब्रूस को ज़्यादा प्यार करते हैं, बेन को कम प्यार करते हैं, ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी बेन को यही लगता था कि ब्रूस को ज़्यादा प्यार मिलता है, मुझको कम मिलता है। ये उसकी जलन की वजह थी। और ये जलन जब वो उसे ये पता चला कि ब्रूस तो गे है, तो इस तरीके से उसने एक तरह से अपनी जलन को निकाला और ब्रूस को नीचा दिखाया कि तू तो गे है, तू मेरे सामने अपनी जो अपनी हैसियत है उसे कमतर ही समझ, लोगों के सामने ये प्रूव मत होने दे कि तू मेरा भाई है। यानी एक तरह से उसकी इंसल्ट कर रहा था। वो इंसल्ट इसलिए कर रहा था क्योंकि
वो जलता था ब्रूस से। उसको लगता था कि माता पिता का ज़्यादा अटेंशन, ज़्यादा पावर, ज़्यादा पैसा इसको दिया जा रहा है, सब कुछ इसकी तरफ है, मेरी तरफ कम है। ऐसा था नहीं, लेकिन उसे ऐसा लगता था। अब इसी तरह से ब्रेन ने जब अपने आप को एक दूसरे बर्थ में देखा, तो उसने देखा, इस बार उसने जो देखा वो उसने अपने आप को फ्रैंक के साथ देखा। फ्रैंक जो कि आज के बर्थ में उसका प्रेमी है। उसने देखा कि वो एक मंदिर का पादरी है और एक तरह से हीलर है, एक तरह से डॉक्टर है। लेकिन वो आम हीलिंग नहीं है, आम जड़ी बूटियों से की जाने वाली हीलिंग नहीं है। वो कुछ ऊर्जा छड़ें, कुछ इस तरह की विशेष तरह की छड़ें हैं जिनसे कुछ साउंड और वाइब्रेशंस क्रिएट किए जाते हैं, और उन साउंड से, लाइट की वाइब्रेशन से, साउंड की वाइब्रेशन से, उनसे लोगों को हील किया जाता है। ये कुछ अलग तरह की हीलिंग प्रोसेस था। जब ब्रूस ने इस हीलिंग प्रोसेस को देखा कि वो खुद इस तरह का हीलिंग प्रोसेस करता आया है, उसने कहा कि ये विद्या, ऊर्जा और प्रकाश, इसका एक तरह से इनको एकत्र करना, फिर इनको स्थानांतरित करना, मतलब किसी व्यक्ति में इसको इंजेक्ट करना, एक तरह से ऐसे है। ये कुछ अलग ही तरह की कुछ हीलिंग प्रोसेस है। ये आम दवाइयों जैसा हीलिंग प्रोसेस तो नहीं है, लेकिन ब्रूस ने कहा कि ये बहुत पावरफुल है और इसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो ठीक होते, सिर्फ ठीक नहीं होते, बल्कि जो लोग युद्ध में मारे जाते हैं, उनके जो अंदर के अंग हैं या बाहरी अंग हैं, इन्हें भी दोबारा क्रिएट किया जा सकता है। ये बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि युद्ध में जो लोग मारे जाते हैं, ये जो ऊर्जा छड़ें हैं, इन छड़ों से उनके उन अंगों को दोबारा से ठीक किया जा सकता है और दोबारा से उन्हें काम करने योग्य बनाया जा सकता है। लेकिन ये कार्य वो अपने पास्ट बर्थ में करता आया है, और साथ में फ्रैंक भी उसके साथ ही इसी चिकित्सा के कार्य से जुड़ा हुआ है। और जब ब्रूस ने ये बताया कि इनसे जो मानव अंग हैं उनको एक बार फिर से उनका उत्पादन किया जाता है, फिर से जो खून के संबंधित बीमारियां हैं उनको ठीक किया जाता है, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है उसे ज़्यादा बेहतर बनाया जाता है, इस तरह के कार्यों में ये ऊर्जा छड़ें चमत्कार की तरह हीलिंग करती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात हुई। यहाँ पर डॉक्टर ब्रायन उसे आदेश देते हैं कि अब तुम अपने आप को उसी स्थान पर, यानी उस चिकित्सा वाली स्थान पर जहाँ ऊर्जा छड़ों से चिकित्सा की जाती है, एक बीमार की तरह देखो, एक अपनी हीलिंग करवाते हुए देखो अपने आप को। ऐसा आदेश दिया गया और इसका रिजल्ट भी निकल के आया। उसने देखा कि वो बीमार है और उसकी हीलिंग कौन कर रहा है। अब यहाँ आप हैरान रह जाएंगे कि उसकी हीलिंग कौन कर रहा है। उसकी हीलिंग बेन कर रहा है। बेन जो कि इस बर्थ में उसका भाई है, एक बर्थ में उसका किलर है और एक बर्थ में वो उसको हील कर रहा है। ये शायद एक अननोन की तरह ये दोनों एक दूसरे के सामने आए हैं। मतलब उस बर्थ में तो, इस बर्थ में भाई भाई हैं, उस बर्थ में एक तरह से दुश्मन हैं, इस बर्थ में शायद ये दोनों अनजाने हैं एक दूसरे के लिए। इसीलिए इस बर्थ में जो बेन है वो बिना किसी बैर भाव के उसका इलाज कर रहा है। और कमाल के तौर पर जब उसका इलाज वहाँ हुआ उसके पास्ट बर्थ में, तो इसका नतीजा इस बर्थ में उसके शरीर पर भी नज़र आया। उसका शरीर भी जैसे स्वस्थ होता जा रहा हो। ये बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। लेकिन जो उस बर्थ में उसने अपने आप को देखा कि बेन उसकी हीलिंग कर रहा है, ऊर्जा छड़ों का इस्तेमाल करके उसको ठीक कर रहा है, तो उसका असर, या तो ये भावनात्मक असर था जिसका रिजल्ट शरीर पे मिला, क्योंकि हमारी भावनाएं भी तो हमारे शरीर पर असर डालती हैं, ये भी हो सकता है। तो शायद ये भावनात्मक असर था, लेकिन नतीजा ये था कि बेन जब ब्रूस की हीलिंग कर रहा था पास्ट बर्थ में, तो उसका इफेक्ट आज के ब्रूस के शरीर पर भी पड़ रहा था। वो भी हील होता जा रहा था, स्वस्थ होता जा रहा था, और जो उसके पेट का घाव था वो बिना डॉक्टरी इलाज के भी ठीक की तरफ जा रहा था। अब ब्रूस गे क्यों था, ये चीज़ तो निकल कर नहीं आई, लेकिन इसके पीछे की जो वजह समझ में आती है, जितना भी अब तक ब्रायन विस की रिसर्च में निकल के सामने आया है, उससे ये बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हो सकता है जो ब्रूस है उसने अपने ज़्यादातर जो जीवन लिए वो किसी महिला के रूप में लिए। तो महिलाओं का जो पुरुषों के प्रति आकर्षण होता है, वही आकर्षण उसका इस बर्थ में भी चला आया, चाहे उसका शरीर पुरुष का था। और फ्रैंक के साथ उसके
एक एक बर्थ में हमने देखा कि दोनों ही एक मंदिर में एक हीलर पादरी के रूप में हैं, तो उस बर्थ में शायद इनका कोई आपस में गहरा कार्मिक कनेक्शन भी रहा, जिसकी वजह से आज ये दोनों गे के रूप में एक दूसरे के साथ हैं। हालांकि वो नज़र नहीं आया, शायद हमारे उसके ब्रूस के सबकॉन्शियस माइंड को वहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। और क्योंकि ऐसा हुआ भी, इस सारे प्रोसेस के बाद फ्रैंक और ब्रूस का जो रिश्ता था उसमें ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही उनके लड़ाई झगड़े ख़त्म हो गए, क्योंकि जब दो लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं एज ए पार्टनर, तो उनके बीच में कभी प्यार कभी लड़ाई ये सब तो चलता ही है, लेकिन फ़र्क बहुत पड़ा। अब पहले की तरह बहुत ज़्यादा उनके बीच में झगड़े नहीं होते थे, कम होते थे, इतने होते थे कि उन्हें प्यार से समेटा जा सके। ब्रूस का एक केस यहीं ख़त्म होता है, लेकिन इस केस से ये पता चलता है कि किस तरीके से जब आप जलन, गुस्सा, नफ़रत किसी के प्रति रखते हैं, तो चाहे आप उसके करीबी बन के भी उसके जीवन में आ जाएं, तो भी वो जलन, गुस्सा, नफ़रत आप अपने साथ लेकर आते हैं। ये जो